अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम और चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इस टॉपिक को डिटेल डिस्कस करने से पहले इस टॉपिक में इस्तेमाल होने वाली छोटी छोटी टर्म्स हैं, वो मैं कह रहा हूं कि पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। वो मैंने यहां पर साइड पे लिखी हैं। इसमें बेटे नंबर 1 मैंने लिखा है कि मैटर किसे कहते हैं? मैटर कहते हैं कि हर वो चीज जो जगह घेरती है और मैस रखती है। एवरीथिंग विच हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज कॉल्ड मैटर। इसका मतलब जितनी भी हमारे पास विजिबल चीजें हैं जिनका मैस भी है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? मैटर। फॉर एग्जाम्पल डस्टर मैटर है, मार्कर मैटर है, मैं मैटर हूं, व्हाइट बोर्ड मैटर है। एवरीथिंग विच हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हवा मैटर है, हवा का आपको पता होगा इसका मैस भी होता है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। क्लियर होगी बात ये? चलें आगे देख लेते हैं। उसके बाद मैंने एक टर्म लिखी है, एलिमेंट किसे कहते हैं? बट एलिमेंट होती है, इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर विच हैव लार्ज नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। सो एलिमेंट क्या कहेंगे? ये मादे की वो खालिस्तरीन शक्ल होती है जिसमें एक ही तरह के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम। अब एलिमेंट देखिएगा, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के अंदर ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा तादाद में क्या होंगे? हाइड्रोजन के एटम, और सभी का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1। ठीक होगी बात ये? नाइट्रोजन के एलिमेंट में ऑफ कोर्स नाइट्रोजन के एटम होंगे, ऑक्सीजन के एलिमेंट में ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। ठीक है? सो एलिमेंट भला क्या हुआ? It is actually a pure form of the matter which have large number of same type of atoms having same atomic number. उसके बाद आ जाइएगा, एक मैंने लिखा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव स्टडी। बट क्वांटिटेटिव स्टडी किसी भी सब्सटेंस की तब हम पॉसिबल करते हैं जब हम उस सब्सटेंस के मासेस, परसेंटेज, अमाउंट या वॉल्यूम उनका मेजर कर रहे हैं। ठीक है? किसी भी सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स के मैसेज मालूम कर रहे हैं, या उनके परसेंटेज मालूम कर रहे हैं, या उनका वॉल्यूम मालूम कर रहे हैं। ठीक है? या मोलैरिटी, ये सभी चीजें अगर इन चीजों का मुतालिया कर रहे हैं तो किस में आएगा? क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव स्टडी। उसके बाद आ जाइएगा, एक टर्म यहाँ इसमें इस्तेमाल हुई है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। बट ये वही लॉ है जो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। वो क्या था? मैस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मैस या मैटर को ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना ही फना कर सकते हैं, बल्कि ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो मैस की मिकदार है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। उसके बाद इसके अंदर एक चीज हम डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये किसे कहते हैं? बड़ा मजे का लॉ ये लॉ बताता है कि एक कंपाउंड जो है उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स की मैसेस की रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहती है, जहां मर्जी से वो कंपाउंड हासिल कर ले। ठीक होगी बात? के इसको हम प्रॉपरली अगर हम स्टेट करना चाहें, हम कहते हैं कि व्हेन 2 or more than 2 elements combine together to form a chemical compound, then the ratio between the masses of different element present in the compound always remains constant. For example, मेरे पास है हाइड्रोजन गैस, अगर एलिमेंट है ऑक्सीजन गैस एलिमेंट के साथ मिलती है तो मिलकर क्या बनता है? पानी। अब पानी जो है इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मैनी वे। बारिश का पानी हो सकता है, समंदर से पानी ले सकते हैं, दरिया से पानी ले सकते हैं, स्ट्रीम से पानी ले सकते हैं। अगर हम पानी के प्योर सैंपल का मुतालिया कर रहे हैं तो पानी में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मासेस के दरमियान रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। लेट्स सी हियर, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। जरा देखिएगा पानी में हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। एक एटम का मास 1 और 2 का 2। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1। ऑक्सीजन के एक एटम के मास कितना आता है? 16। और इसे मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये 2 पे डिवाइड होगा 1 आएगा, और 16 2 पे डिवाइड होगा 8। यानी पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मासेस के दरमियान रेशियो क्या आएगी? 1:8। अब पानी जहां से मर्जी हासिल कर लें तो इसमें मौजूद ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसकी मैसेज के दरमियान रेशियो हमेशा क्या रहेगी? 1:8। दिस इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को प्रोस्ट लॉ भी कहते हैं।
ठीक है, दोबारा इसका स्टेटमेंट सुनिएगा। When two or more than two elements combine together to form a chemical compound, then the ratio between the masses of different elements present in that compound always remains constant. ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है? No matter from which source we are obtaining that compound, लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर हम उस कंपाउंड के प्योर सैंपल का मुताला करें तब ये रेशियो। चले क्लियर, ये टर्म्स हम पढ़ लिए। अब हम अपना टॉपिक जो होता है वो स्टार्ट करते हैं कि टॉपिक क्या हमारा। जी बच्चों, टॉपिक हमारा जो है बड़ा मजे का टॉपिक है, बेसिक कंसेप्ट। इसमें देखेंगे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एटम। इस टॉपिक को मैंने सब हेडिंग में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीक फिलोसोफर, फिर देखेंगे ओल्ड डेफिनेशन ऑफ एटम, फिर देखेंगे व्हाट हैपेंड इन द लेट 17th सेंचुरी, फिर देखेंगे जॉन डाल्टन्स वर्क, फिर देखेंगे मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम, फिर देखेंगे जे बर्जीलियस वर्क। क्लियर होगी बात ये? चलें सबसे पहले देखते हैं व्हाट वाज द कांसेप्ट ऑफ ग्रीक फिलोसोफर अबाउट एटम। एटम के बारे में ग्रीक फिलोसोफर का क्या कांसेप्ट था? बेटे बहुत अरसा पहले ये ख्याल किया जाता था मादा, मैटर, ये सिंपल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिला हुआ है। कोई भी मादा, कोई भी मैटर, जैसे कि मैं मादे की डेफिनेशन पहले कर चुका हूं, मैं, व्हाइट बोर्ड, डस्टर, मार्कर, ये छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल्स जो हैं ये आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? मादा। ठीक होगी बात ये। उसके बाद आ जाते हैं ग्रीक फिलोसोफर का जो कॉन्सेप्ट था। ग्रीक फिलोसोफर ने यही स्टेटमेंट लिया, लेकिन उसको थोड़ा सा अंदाज क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया। ग्रीक फिलोसोफर ने कहा कि अगर हम मैटर को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते जाएं, तकसीम करते जाएं, तो ये ऐसे बुनियादी यूनिट तक पहुंच जाता है जिसे मजीद तकसीम नहीं कर सकते। ये ग्रीक फिलोसोफर का कॉन्सेप्ट था। जी बच्चों मेरे पास ये देखिएगा, ये भी क्या एक मादा है, मैटर है ना, कागज, इसका स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, ये मास भी रख रहा है, तो ये क्या हुआ? मादा। तो ग्रीक फिलोसोफर के कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर मैं इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता जा रहा हूं, तोड़ता जा रहा हूं, तोड़ता जा रहा हूं, तोड़ता जा रहा हूं, डिवाइड करता जा रहा हूं, तो ये एक ऐसे बुनियादी पार्टिकल या यूनिट तक पहुंच जाएगा जिसे मजीद तकसीम करना मुमकिन नहीं होगा। तो वो वाला बेसिक यूनिट जिसे मजीद तकसीम नहीं कर सकते, उसको बेटे डेमोक्राइटिस ने नाम दे दिया एटम का। डेमोक्राइटिस कॉल्ड दोज बेसिक यूनिट एज एटम। और एटम आपको याद होगा, ये ग्रीक वर्ड एटमोस से निकला है, जिसका मीनिंग क्या होता है? इंडिविजिबल। जिसका मीनिंग क्या होता है? इंडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। क्या होता है? नाकाबिले तकसीम। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, फिर एटम क्या हुआ? ये मादे का वो छोटा तरीन जर्रा है जिसे हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते। और एटम का लफ्ज पहली बार किसने इस्तेमाल किया था? डेमोक्राइटिस ने। क्लियर? तो एटम की मैं फिर यहां पर ओल्ड डेफिनेशन कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which could not be further subdivided, which could not be further subdivided is called atom. मादे का वो छोटा तरीन जर्रा जिसे मजीद तकसीम हम नहीं कर सकते, उसे हम एटम कह सकते हैं। और एटम का वर्ड किसने इस्तेमाल किया था पहली बार? डेमोक्राइटिस ने। और एटम का वर्ड ग्रीक वर्ड एटमोस से निकला, जिसका मीनिंग क्या होता है? इंडिविजिबल, अनकटेबल, जिसे तकसीम नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो आइडियाज थे ग्रीक फिलोसोफर के अबाउट द एटम, दे वर नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस। ये तजर्बाती शवाहद पर मबनी नहीं थे। उसके बाद देखिएगा व्हाट हैपेंड इन द लेट 17th सेंचुरी। 17वीं सदी के आखिर में क्या हुआ था? बेटे 17वीं सदी के आखिर में प्योर सब्सटेंसेस की कंपोजिशन का क्वांटिटेटिव मुतालिया किया गया। प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, अशिया जो होते हैं, उनकी कंपोजिशन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव स्टडी की गई, मिकदारी मुतालिया किया गया। ये हम पहले टर्म इस्तेमाल कर चुके हैं। जब उनका क्वांटिटेटिव स्टडी किया गया, उससे ये बात क्लियर हुई कि दुनिया में जितने भी मुख्तलिफ सब्सटेंसेस हैं, उनके कंपोनेंट सिर्फ फ्यू एलिमेंट्स हैं। उनके कंपोनेंट सिर्फ फ्यू एलिमेंट्स। वो फ्यू एलिमेंट्स आज के दौर में कितने हो गए हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। अब देख सकते हैं चंद एक एलिमेंट, कोई भी चीज देखें वो पीरियोडिक टेबल में उन्हीं एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल लकड़ी है, लकड़ी के अंदर क्या होता है? सेलुलोज है,
लकड़ी के अंदर क्या आता है, सेलुलोज है, और कुछ के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट की दूसरी टाइप्स हो सकती हैं। अब उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। अब ये प्लास्टिक है, ये क्या है, प्लास्टिक है, इसमें भी क्या कार्बन की वाफर मिकदार हो सकती है। और यहां पर ये स्टैंड है, ये आयरन का है। दुनिया में जितने भी मुख्तलिफ सब्सटेंसेस हैं उनके कंपोनेंट सिर्फ फ्यू एलिमेंट्स हैं। और ये बात कैसे पता चली, बाय द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। और बेटे लेट 17th सेंचुरी के अंदर ही ये इन्वेस्टिगेट किया गया कि किस तरह एलिमेंट्स आपस में मिलकर एक केमिकल कंपाउंड बनाते हैं और किस तरह इन केमिकल कंपाउंड का उनके बुनियादी एलिमेंट्स में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, it was investigated that how elements combine together to form a chemical compound and how these chemical compound could be broken down into their constituent elements। जी बच्चों, नेक्स्ट आ जाता है जॉन डाल्टन्स वर्क। जॉन डाल्टन जो था, इफ यू रिमेंबर, ये एक इंग्लिश स्कूल टीचर था। 1808 के अंदर उसने एक बात रिकग्नाइज की। 1808 के अंदर जॉन डाल्टन ने एक बात रिकग्नाइज की थी। इसने बात जो रिकग्नाइज की थी, इसने कहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये दो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कुड बी एक्सप्लेन बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। यानी इन लॉज को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, देन वी विल हैव टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। देन हमें एटम्स की मौजूदगी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कुड बी एक्सप्लेन बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स। ये लॉज पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं लेक्चर के शुरू में। क्लियर होगी बात? उसके बाद आगे जो जॉन डाल्टन था, ही आल्सो डेवलप एन एटॉमिक थ्योरी। इसने एक एटॉमिक थ्योरी भी पेश की थी और उस थ्योरी का जो सबसे मेन पोस्टुलेट था वो क्या था कि दुनिया में जितना भी मादा है वो ऐसे मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम से मिलकर बना हुआ है जो अपनी प्रॉपर्टीज में भी मुख्तलिफ होते हैं, कि ऑल द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। ये था जॉन डाल्टन का वर्क। बट उसके बाद जॉन डाल्टन के वर्क उसी दौरान में मॉडर्न रिसर्च की गई। उसके बाद जब मॉडर्न रिसर्च की गई तो पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मीजॉन, बोसॉन, मोर देन सच 100 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एटम। यानी एटम के ये सब एटॉमिक पार्टिकल है। इनमें फंडामेंटल कितने हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बुनियादी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अच्छा, ये एटम के अंदर 100 से ज्यादा पार्टिकल की मौजूदगी ये बताती है कि एटम डिविजिबल है, एटम को तकसीम किया जा सकता है। जबकि ग्रीक फिलोसोफर का जो कॉन्सेप्ट था कि एटम इनडिविजिबल है, एटम को हम तकसीम नहीं कर सकते, तो उनकी तारीफ तो झूठी पड़ गई। ओल्ड डेफिनेशन क्या होगी? झूठी पड़ गई। सो देयर वाज अ नीड टू रीडिफाइन द एटम। फिर एटम को नए तरीके से डिफाइन करने की जरूरत पेश आई, तो विच इज कॉल्ड एज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम, जिसे हम क्या कह देते हैं? मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम। चले मैं मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम लिख देता हूं। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम बेटे क्या आएगी हमारे पास? ये मैं लिखने लगा मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which can take part in a chemical reaction, which can take part in a chemical reaction is called atom। एक एलिमेंट का वो छोटा तरीन जर्रा जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है उसे हम क्या कहते हैं? एटम। बट इसी डेफिनेशन के साथ कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इसके साथ अटैच करने हैं लाजमी तौर पर। उसको मैं स्पेशल नोट की हेडिंग दे देता हूं। ये मॉडर्न डेफिनेशन हो जाएगी। स्पेशल नोट, एन एटम, स्पेशल नोट में क्या आ जाएगा? एन एटम हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स पेरेंट एलिमेंट। एक एटम के अंदर उसके पेरेंट एलिमेंट की तमाम मखसूस खसूसियात मौजूद होती हैं। दूसरा, एटम मे और मे नॉट
exist independently. कुछ एटम होते हैं जो आजादाना तौर पर रह सकते हैं और कुछ एटम ऐसे होते हैं जो आजादाना तौर पर नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। बड़े सारी नोबल गैसेस जो होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये नोबल गैसेस जो होते हैं, दीज आर द एटम्स विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आजादाना तौर पर रह सकते हैं। जबकि इसके मध्य मुकाबल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बेटे ये वो वाले एटम हैं जो आजादाना तौर पर नहीं रह सकते। सो एटम दो तरह का हो गया ना, एक वो वाले एटम जो आजादाना तौर पर रह सकते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, और एक वो वाले एटम जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। बेटे ये मिलाकर डेफिनेशन आपने अटैच कर दी। द स्मॉलेस्ट न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ क्या है कि एन एटम हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स पेरेंट एटम, कि एक एटम के अंदर उसके पेरेंट एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। दूसरा, एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और ये एग्जांपल होगी किसकी? उन एटम्स की जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, और ये एग्जांपल होगी उन एटम्स की जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। चलो बेटे आगे हम चेक कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ये स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आई एम गोइंग टू रिमूव दिस वन। ओके, ठीक है। जी बच्चों, आगे आ गया जे बर्जीलियस का काम। जे बर्जीलियस ने क्या किया था? जे बर्जीलियस जो था, इसने दो मेजर काम किए थे। नंबर वन, इसने कहा था कि हम एलिमेंट्स जो हैं उनका पूरा नाम लिखने की बजाय हम उनको सिंबल्स दे देते हैं। He developed a system to give the symbols to the elements. Number one, जे बर्जीलियस ने क्या किया? एक ऐसा निजाम राइज किया जिसके तहत हम एलिमेंट्स को उनकी सिंबल से जाहिर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर कार्बन के पूरे स्पेलिंग लिखे, इसने कहा कार्बन को पूरे स्पेल की बजाय सिर्फ सी लिख लो, हाइड्रोजन को पूरे स्पेल की बजाय सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दो? एच लिख लो, और कॉपर को Cu लिख लो। यानी he developed a system to give the symbols to the elements। और एक दूसरा काम इसने क्या किया? He determined the masses of many different elements। इसने बहुत से मुख्तलिफ एलिमेंट के मासेस भी मालूम किए थे, और इसकी मालूम करदा मासेस की वैल्यू जो थी वो जदीद तरीके से मालूम करदा मासेस की वैल्यू के काफी करीब थी। फॉर एग्जाम्पल, जो जे बर्जीलियस ने कॉपर का मास सजेस्ट किया था वो 63.00 था, लेकिन जदीद तरीके में पता चला 63.45 है। अब देख सकते हैं बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, काफी करीब करीब ही लग रहे हैं। ये काफी क्या है? करीब करीब लग रहे हैं। क्लियर होगी बात ये? चलिए, उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज विच इज कॉल्ड एग्जाम डिकोडेड। और एग्जाम डिकोडेड, ये चीजें आपको पता है आपकी जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि एग्जाम में क्या चीजें आनी है, किस तरह ये इनके एमसीक्यूज आने, किस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आने। क्लियर? चले सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक में से एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। बड़े आसान। नंबर वन, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। मादे का वो छोटा तरीन जर्रा जिसे मजीद तकसीम नहीं कर सकते, क्या कहते हैं उसे? ऑप्शन ए एलिमेंट, ऑप्शन बी मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी एटम, ऑप्शन डी ऑल। इफ यू रिमेंबर ओल्ड डेफिनेशन हमने की थी, क्या एग्जैक्टली क्या? एटम। ये ओल्डर डेफिनेशन में पढ़ा था हमने। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर विच कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, दैट इज कॉल्ड एज एटम। सो राइट ऑप्शन भला क्या होएगा? दिस इज द राइट ऑप्शन, चार्ली। सेकंड नंबर, एटॉमिक थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। एटॉमिक थ्योरी किसने पेश की थी? जी जॉन डाल्टन ने। जरा उसका सबसे इंपॉर्टेंट पास्टुलेट क्या था? All the matter is composed of atoms of different elements which differ in their properties। कि जितना भी मादा है दुनिया में वो ऐसे मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम से बना है जो कि अपनी प्रॉपर्टीज के लिहाज से भी क्या होते हैं? मुख्तलिफ होते हैं। क्लियर? तो एटॉमिक थ्योरी किसने पेश की थी? ऑफ कोर्स चार्ली, ऑप्शन जॉन डाल्टन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स
एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मदरजा झैल में से कौन सा एलिमेंट ऐसा जो आजादाना तौर पर रह सकता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नियॉन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो आजादाना तौर पर तो हम पहले डिस्कस किया कि वो कौन सा था? सारी नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। हाइड्रोजन आपको पता है आजादाना नहीं एग्जिस्ट करती, ये H2 की शक्ल में रहती है। ऑक्सीजन O2 की शक्ल में रहता है, नाइट्रोजन N2 की। तो आजादाना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कौन करता है? नियॉन। सो दिस इज द राइट वन हियर। उसके बाद हमने चेक किया smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction, that is called, if you remember, this is the modern definition of atom। एक एलिमेंट का वो छोटा तरीन जर्रा जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए एलिमेंट कहेंगे, ऑप्शन बी मॉलिक्यूल कहेंगे, ऑप्शन सी उसे एटम कहेंगे, ऑप्शन डी सभी। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा? एटम। अच्छा, एक जुबानी कलामी करते हैं। Which of the following element can exist independently? Option A helium, option B neon, option C argon, option D sulfur। मदरजा झैल में से कौन से एलिमेंट ऐसा है जो कि आजादाना तौर पर नहीं रहता? हीलियम, नियॉन, आर्गन और सल्फर। और आपको और मुझे पता है हीलियम, नियॉन, आर्गन नोबल गैस है, ये आजादाना तौर पर रहता है। तो फिर कौन बचा जो आजादाना तौर पर नहीं रहता? सल्फर। सल्फर की शक्ल में रहता है S8 की शक्ल में। किस शक्ल में रहता है? S8। चलिए अब शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक में से। पहला, व्हाट इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम? ये एग्जाम में इस तरह भी आया हुआ है, डिफाइन एटम, गिव टू एग्जाम्पल। ठीक है, तो जब गिव टू एग्जाम्पल, जब ऐसे सिंपल एटम आ जाए तो बेटे आपने ओल्डर डेफिनेशन नहीं लिखनी, आपने मॉडर्न ही लिखनी है। क्या लिखनी है? मॉडर्न। सो व्हाट इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम या डिफाइन एटम विद टू एग्जांपल्स? इसी दोनों तरीके से सवाल आता है। तो एटम की मॉडर्न डेफिनेशन लिख लें आप। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। उसके बाद स्पेशल नोट वाले 2 पॉइंट लाजमी अटैच करने हैं कि एन एटम हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स पेरेंट एलिमेंट। एक एटम के अंदर उसके अम्मी अबू एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। और दूसरा पॉइंट, एन एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब एटम दो तरह का हो सकता है, एक वो जो आजादाना तौर पर रह सकता है, एक वो जो आजादाना तौर पर नहीं रह सकता। जो आजादाना तौर पर रह सकते हैं उनमें हमने बात की थी नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन। और जो आजादाना तौर पर नहीं रह सकते, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये आजादाना तौर पर नहीं रह सकते। ऐसा क्यों होता है ये बेटे हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। उसके बाद आ जाइएगा, व्हाट वाज द कांसेप्ट ऑफ ग्रीक फिलोसोफर अबाउट एटम? एटम के बारे में ग्रीक फिलोसोफर का क्या कांसेप्ट था? ये जी ग्रीक फिलोसोफर वाली हाइडिंग हम पहले कर चुके हैं, मैं रिपीट कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू द ग्रीक फिलोसोफर, मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स टू रीच अ बेसिक यूनिट व्हिच कुड नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड, and that basic unit was called as atom by the Democritus. The word atom have been derived from the Greek word atomos which mean indivisible. क्लियर होगी बात ये कि जो मादे को अगर हम छोटे छोटे ज़र्रात में तोड़ते जाएं तो ये ऐसे बुनियादी यूनिट तक पहुंच जाता है जिसे मजीद तकसीम नहीं कर सकते। और इस बुनियादी यूनिट को डेमोक्राइटिस ने एटम का नाम दे दिया। अब एटम वर्ड ग्रीक वर्ड एटमोस से निकला जिसका मीनिंग क्या है? अनकटेबल, इंडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम, जिसे काटा नहीं जा सकता। क्लियर? आगे, व्हाट वाज द वर्क ऑफ जॉन डाल्टन? जॉन डाल्टन हमने बोला था कि ही वाज अ इंग्लिश स्कूल टीचर। इन 1808 ही रिकॉग्नाइज्ड दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। ठीक है, 1808 में उसने एक बात पता चलाई थी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इन दोनों लॉज को हम एटम की मौजूदगी की वजह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? और इन दोनों लॉज को लेक्चर के शुरू में मैं स्टेट कर चुका हूं। क्लियर? वो देख लीजिएगा, जिनको अभी जिन्होंने बीच में आगे वीडियो देखी वो शुरू वाला पॉइंट्स लाजमी देखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो जॉन डाल्टन था, ही आल्सो डेवलप्ड एन एटॉमिक थ्योरी। इसने एक एटमी नजरिया भी पेश किया था। एंड द मेन पोस्टुलेट ऑफ दैट थ्योरी वाज all the matter is composed of atoms of different element which differ in their properties। कि दुनिया में जितना भी मादा है वो सारे के सारा ऐसे मुख्तलिफ एलिमेंट के एटमों से मिलकर बना हुआ है जो अपनी प्रॉपर्टीज में भी क्या होते हैं? मुख्तलिफ होते हैं। क्लियर? उसके बाद आ जाइए, व्हाट वाज
ओल्ड डेफिनेशन ऑफ एटम, ये एग्जैक्टली जो ग्रीक फिलोसोफर के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये डेफिनेशन है। ये कौन सी थी? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर व्हिच कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, दैट इज कॉल्ड एज एटम। मादे का वो छोटा तरीन जर्रा जिसे मजीद तकसीम नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं? एटम। व्हाट वाज द वर्क ऑफ जे बर्जीलियस? जैकब बर्जीलियस का वर्क क्या था? तो आपको पता है इसके दो मेन काम थे। एटम के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर अगर हम उसे शामिल करें, वो दो मेन काम क्या थे? ही डेवलप अ सिस्टम टू गिव द सिंबल्स टू द एलिमेंट, ही डेवलप अ सिस्टम टू गिव द सिंबल्स टू द एलिमेंट्स। और नंबर टू क्या था? ही डिटरमाइन द masses ऑफ मैनी डिफरेंट एलिमेंट्स एंड द नंबर ऑफ हिज वैल्यू वर वेरी क्लोज टू द मॉडर्न वैल्यूज। क्लियर? उसने एलिमेंट्स को सिंबल देने का, अलामतें देने का तरीका राइज किया था, और उसने बहुत से मुख्तलिफ एलिमेंट की मैसेज मालूम की थी, और उसकी मालूम करदा मैसेज की वैल्यू जदीद तरीके से मालूम करदा मैसेज की वैल्यू के इक्वल या नियरली थी, करीब करीब थी। होप सो यू गेट अ लॉट फ्रॉम दिस लेक्चर। और बेटे इसी तरह के मजीद लेक्चर्स आप लेने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पर लास्ट में टिक कीजिएगा, ताकि बर वक्त आपके पास लेक्चर्स आते रहें। ओके, हैव अ गुड टाइम बेटे।